प्रकाश नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ गायत्री, पत्नी सरिता और 2 बच्चों गुड्डी और मोनू के साथ गांव में रहता था। लगातार 2 बार फसल खराब होने के कारण प्रकाश पर जमींदार का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा प्रकाश के पास कोई और चारा नहीं था। अम्मा, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुकाकर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहाँ नहीं तो शहर में सही, मेरा बेटा जहाँ रहेगा मैं वहीं खुश हूँ। प्रकाश अपनी जमीन बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में प्रकाश का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था। इससे घर में परेशानी थी क्योंकि प्रकाश की तनख्वाह मात्र 6,000 रुपए थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा, ये कंबल तुम ओढ़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू, ये कंबल बच्चों को ओढ़ा दे। मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे, बात करूंगा। प्रकाश की परेशानी उसकी माँ और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। प्रकाश को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था। एक दिन गायत्री और सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। सरिता बहू, मैं सोच रही थी थोड़े गोभी गाजर खरीद लेते हैं। घर में अचार नहीं है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार डाल दूंगी। प्रकाश को गाजर गोभी का अचार बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो सब कुछ था, मैं कितना कितना अचार डाल देती थी। यहाँ तो सर्दियां शुरू हुए कितने दिन हो गए, मैंने अचार नहीं डाला। हाँ अम्मा, ले लेते हैं, अब तो सब्जियां थोड़ी सस्ती भी हैं, गोभी गाजर महंगी नहीं है। आओ वहाँ सामने से पूछ लेते हैं। भैया, गोभी क्या भाव दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा, 30 रुपए किलो। भैया 20 रुपए लगा ले, 2 किलो ले लूंगी और 1 किलो गाजर भी कर दे। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। गाजर 2 किलो कर दूं, 50 की 2 किलो कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, गाजर 1 ही किलो कर दे। अम्मा, अचार के लिए और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। गाजर गोभी का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार डालने के लिए गोभी गाजर खरीद रहे थे। वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार डालती हैं। हम गांव में रहते थे ना, तो वहां तो अम्मा जी तरह तरह के अचार डालती थी और सर्दियों में तो गोभी गाजर खासकर जरूर डालती थी, बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि गोभी का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह शुक्रिया, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है, बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ। अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे, आपकी भी तो मेहनत है ना, इसलिए। वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायत्री को दे देती है। गायत्री अगले ही दिन गोभी गाजर का मिक्स अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे गाजर गोभी का अचार डलवा रही हूँ तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी डाल दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है अब वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा, और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी। माता जी, ये आपके पैसे। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अम्मा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, प्रकाश को भी सहारा मिलेगा।
दादी, आपने बोला था कि आप मुझे जलेबी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई। और दादी, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे। हाँ हाँ, बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन खरीद कर दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायत्री के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे। गायत्री के साथ उसकी बहू सरिता भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा, आपके हाथों का गाजर गोभी का अचार मुझे तो क्या, सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ, तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा, घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं। खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले, कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायत्री के हाथों का गाजर गोभी का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग गायत्री के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरिता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब गायत्री और सरिता भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया। दिल्ली शहर के एक पुराने मोहल्ले में अनीता नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी पारुल के साथ रहती थी। अनीता के पास एक हुनर था कटहल का अचार बनाने का। पति के जाने के बाद अनीता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। अनीता के हाथों का कटहल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से गली मोहल्लों और बाजारों में उसके कटहल के अचार की अच्छी बिक्री हो जाती थी। अनीता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर 1 से 2 महीने में कटहल के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो तूने अचार लाने में बहुत देर कर दी, क्या हुआ था? आंटी जी, बाजार में कटहल सही नहीं आ रहा था, इसीलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हो, जब तक मुझे कटहल और मसालों की शुद्धता के लिए पूरी गारंटी ना हो तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब खाकर देखना, इस बार कटहल बहुत बढ़िया आया हुआ था, अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे, तेरे कटहल के अचार की तारीफ मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने भी 2 किलो कटहल का अचार बोला था। तू 2 किलो और ला दियो, कल और पैसे लेती जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल दे जाऊंगी। अनीता के कटहल के अचार के बारे में सब जानते थे कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन अनीता अचार बेचकर घर लौटी तो उसकी बेटी पारुल उसे गली के बाहर ही मिल गई। पारुल, क्या हुआ? तू गली में क्यों खड़ी है? मम्मी, आपसे कोई आंटी मिलने आई है। मेरे से मिलने पर कौन? अनीता पारुल के साथ घर के अंदर गई। मधु, तू? हाँ अनीता, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, बोल ना, क्या हुआ? तू तो जानती है आजकल माहौल खराब है। मैं ऐसे किसी अनजान जगह पर काम नहीं कर सकती, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे तो अपने पास कोई भी काम दे देना। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मधु, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अचार बनाने का काम करती हूँ। तू मेरे साथ वही काम करवा लिया कर, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा और मैं तुझे इस काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। अनीता को मधु पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ कटहल का अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। अनीता के साथ रहते रहते धीरे धीरे मधु भी कटहल का अचार बनाने में परफेक्ट हो रही थी। अनीता, देख नमक कितना डालूं, इतना ठीक रहेगा? और ये कटहल के पीस मैंने सही काटे हैं ना? हाँ, सही अंदाजा लगाया नमक का, और कटहल के टुकड़े भी सही काटे हैं, जैसे मैं काटती हूँ। वैसे कुछ भी कह, अब तू कटहल का अचार बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, तेरे से ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चेला तो होशियार क्यों नहीं होगा। अगले कुछ महीनों तक मधु अनीता के साथ ही काम करती रही। अनीता को भी मधु का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन मधु काम पर नहीं आई थी। मधु तो आज आई नहीं है। सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी तो वो दूसरे मोहल्ले के घर भी देख लेगी, जहाँ मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर देती हूँ। अचार देने जाना तो मुझे जरूरी है। कल पारुल का जन्मदिन है, सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो इसे एक नई फ्रॉक खरीद कर दे दूंगी और इसके दोस्तों को बुला लूंगी, केक काट लूंगी, भटूरे छोले बना लूंगी। बच्चे भी शौक से खाते हैं, पारुल बहुत खुश हो जाएगी। आंटी जी, ये आपका कटहल का अचार लाई थी। कटहल का अचार? वो तो इस बार मैंने किसी और से खरीद लिया।
सस्ते दामों पर मिल रहा था, पर स्वाद बिल्कुल तेरे कटहल के अचार जैसा था। इस बार तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। किसी और से खरीद लिया मेरे हाथों के जैसा बना कटहल का अचार। क्या नाम है उसका जिसने अचार दिया है, जिससे आपने अचार खरीदा है? उसका नाम बताया तो था उसने, मधु नाम है उसका। बोल रही थी कि कटहल के अचार का नया नया काम शुरू किया है। बहुत परेशान थी बेचारी। मुझे भी उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अचार खरीद लूंगी तो उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। मधु का नाम सुनकर अनीता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। मधु ने उसके साथ विश्वासघात किया था। मधु ने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर अनीता के सभी बंधे हुए ग्राहकों को कटहल का अचार बेच दिया। अनीता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके। तभी उसे खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी सहेली मधु मिल जाती है। उसके साथ एक आदमी भी था। मधु, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरा ही काम खराब किया। मेरे ग्राहक जो बंधे हुए थे उन्हें सस्ते दामों पर अचार बेच दिया। मैंने तुझे इसीलिए अपने पास रखा था क्या? मैंने तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे अपने साथ काम पर रखा और तूने ये सिला दिया। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, अपना अलग काम शुरू किया है। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं इनके साथ अगले महीने शादी कर रही हूँ। अब शादी के खर्चे के लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना, तो इसलिए मैंने कटहल के अचार का अपना अलग बिजनेस बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा नाराज होने की कोई जरूरत है। अच्छा हाँ, मैं तुझे शादी का कार्ड देने आऊंगी, तू आएगी ना अपनी सहेली की शादी पर? मधु की बातें सुनकर अनीता की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मधु की बेईमानी से भरी बातें अनीता का दिल दुखा रही थी, पर अनीता अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था। पर कहते हैं ना, बेईमान व्यक्ति को एक न एक दिन उसके किए की सजा जरूर मिलती है, और ऐसा ही कुछ मधु के साथ हुआ। मधु ने अनीता का काम तो छीन लिया, पर अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। सड़ा गला पुराना कटहल, मिलावटी मसालों से बना हुआ अचार। एक दुकानदार ने मधु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने मधु के घर पर छापा मार दिया। देखा, हमें सही खबर मिली थी। कितना गंदा सामान है, कीड़े चल रहे हैं कटहल पर। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन। बेईमानी करके लोगों को खराब अचार बेचती है, अब जेल में सजा काटना। तेरी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैंने कहा था कि अनीता की तरह साफ सुथरा अचार बेच ले, पर तुझे लालच की पड़ी थी ना। अब तेरी वजह से मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा है। माफ कर दो साहिब, माफ कर दो। पुलिस जब मधु को ले जा रही थी तो अनीता भी ये नजारा देख रही थी। अनीता, तू तो मुझे जानती है ना, तू मेरी सहेली है। इन्हें बोलना कि मैं गलत नहीं हूँ, तेरे लिए बोलूं। और तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी, मेरे साथ बेईमानी की, देख आज तुझे तेरे किए की सजा भगवान दे रहे हैं। तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी छोटी बच्ची 2 दिन से भूखी है। तेरी वजह से मेरा कटहल के अचार का काम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ऑर्डर मिलने बंद हो गए। सही कह रही है अनीता, हम पहले इसी से अचार खरीदते थे, पर हमने भी गलती की है जो इस मधु पर विश्वास कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेईमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अनीता, अब से तुम ही हमें अचार देना, हमें तो किसी और पर विश्वास ही नहीं है। मधु को उसके लालच और बेईमानी का फल मिल गया। उसे सजा हो गई और अनीता के ग्राहक जो पहले बंधे हुए थे फिर से उसे वापस मिल गए। ग्राहकों को भी अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने मधु जैसी अनजान महिला पर विश्वास किया और उससे अचार खरीदा।